हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक जो पॉपुलेशन है, एक जो जनसंख्या है, उसके अंदर जो जीन्स है वो अपनी साम्यावस्था बनाए हुए हैं। मतलब यानी कि यहाँ पर आनुवांशिक जेनेटिक साम्यावस्था बनाए हुए हैं आपके कौन, आपके जीन्स। अब आपको पता है कि आपके जो जीन है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं, वही तो लक्षणों को लेके जाते हैं ना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है इस हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल का कि ये जो आपके अलील्स है, जीन है, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहे हैं, वो क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, स्टेबल रहते हैं। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है, जैसे मान लीजिए ये क्या है, आपकी एक पॉपुलेशन है, इसके अंदर ये क्या है, आपके जीन्स है। अब आपको पता है जीन जो है वो आपके जोड़े के रूप में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये आपके क्या है, जीन्स है। अब आपको पता है कि जीन में अलील्स होते हैं आपके। ये अलील क्या होते हैं भाई, कोई अलील आपका डोमिनेंट होता है और दूसरा अलील जो है वो आपका रेसेसिव होता है। इस बात को इस तरीके से समझो कि मेरे पास जो एक अलील है वो क्या है, डोमिनेंट है, जिसे अपन क्या कहते हैं, प्रभावी कहते हैं। आपको पता है ना कि प्रभावी वाले को अपन कैपिटल से व्यक्त कर देते हैं और अप्रभावी वाले को अपन स्मॉल से व्यक्त कर देते हैं, इतना पता है ना। तो देखिए दूसरा अलील जो है वो मेरे पास क्या होता है, रेसेसिव, यानी कि आपका अप्रभावी। तो यहाँ पर आपके हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है कि जैसे कोई एक पॉपुलेशन है, ये एक गांव है, उसके अंदर कितने लोग रह रहे हैं, उस गांव के अंदर लोग रह रहे हैं 100, जिसमें से 60 लोग जो हैं वो आपके क्या हैं, टॉल है यानी कि लंबे हैं, और जो 40 लोग हैं वो आपके क्या हैं, ड्वार्फ है यानी कि बौने हैं, स्मॉल है, ठीक है। इसको इस तरीके से समझो। अब इस 100 में से 60 लोग तो कितने हो गए, कैसे हो गए, टॉल यानी कि लंबे हो गए, 40 लोग कैसे हो गए, आपके बौने हो गए। अब ये क्या कहता है हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल कि जब इनकी दूसरी जनरेशन आएगी और जीन जब आपके ट्रांसफर होंगे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, तो इनकी जो अलील्स की फ्रीक्वेंसी है वो क्या रहेगी, स्टेबल रहेगी। यानी कि अगर मैं इसका रेशो निकालूं तो आपके टॉल कितने हो गए, टॉल है आपके 60 और आपके ड्वार्फ कितने हो गए, ड्वार्फ है आपके 40, ठीक है। अगर मैं इनका रेशो निकालूं तो रेशो क्या निकलेगा अपना, 3:1। तो ये क्या कहता है कि जब आपके इसकी सेकंड जनरेशन आती है, नेक्स्ट जनरेशन आती है, उसमें भी ये जो अलील्स की फ्रीक्वेंसी है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। यानी कि इस सेकंड जनरेशन के अंदर भी ये जो टॉल और ड्वार्फ का रेशो है वो कितना रहेगा, 3:2 ही रहेगा। अब देखिए यहां पर बात करते हैं अलील्स की फ्रीक्वेंसी की। क्या बात करते हैं, ये आपका हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल कहता है कि जो एक पॉपुलेशन है उसके जो जीन है और उस जीन के जो अलील है उनकी फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना होता है, 1। यानी कि P + Q = आपका क्या होगा, 1। यहां पर P क्या है आपका, P है डोमिनेंट अलील, जिसको अपन कैपिटल से लिखते हैं ना, तो वो आपका क्या है, डोमिनेंट यानी कि प्रभावी अलील है, जिसको अपन व्यक्त करेंगे P से। और Q क्या है यहाँ पर Q है जो आपके अप्रभावी अलील है, यानी कि रेसेसिव अलील की फ्रीक्वेंसी है। तो क्या कहा जाता है कि आपके जो प्रभावी जीन है और अप्रभावी जीन है उनकी फ्रीक्वेंसीज का जो सम है, टोटल है, वो कितना होता है, 1 होता है। यानी कि P + Q = 1। अब आप कहोगे कि मैम इसको कैसे जस्टिफाई करें, तो देखो जैसे मैंने यहाँ पर एक पॉपुलेशन बनाई थी, इस पॉपुलेशन के अंदर टोटल लोग कितने हैं, 100, 60 लोग कैसे हैं, लंबे, 40 लोग कैसे हैं, आपके बौने। तो देखिए आपके इसमें क्वेश्चन बनता है न्यूमेरिकल्स का, इसका जो है हम कैसे फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, तो आपकी फ्रीक्वेंसी निकलेगी, जैसे आपको प्रभावी वाले की फ्रीक्वेंसी निकालनी है P वाले की, तो आप कैसे निकालेंगे, P यहाँ पर कितना है, 60, प्रभावी वाला जो है वो कितना है, 60, तो 60 अपॉन टोटल कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 1 0 से 1 0 गई,
कितना आएगा अपने इधर यहाँ पर 2 तिया 6 और 2 पंजो 10, यानी कि अब इसमें आप देंगे तो आप कितना भाग आए देंगे तब कितना आ जाएगा 0.6 आ जाएगा। तो P वाले की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी आई 0.6। अब ऐसे ही अपन Q वाले की फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो कितनी आएगी, देखो 40 अपॉन टोटल कर दीजिए 100, तो इसमें कितनी आ जाएगी अपनी, इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 0.4। तो जब अपन इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करेंगे 0.6 प्लस 0.4 इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये क्या कहता है हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल, कि आपकी जो प्रभावी और अप्रभावी अलील्स की फ्रीक्वेंसी है वो उनका टोटल कितना रहता है 1 रहता है। अब ये हार्डी-विनबर्ग क्या कहता है कि ये जो पॉपुलेशन है इसके अंदर जो जीन है वो अपनी साम्यावस्था बनाए हुए हैं। कब तक, जब तक कि उसके अंदर ये 5 चीजें नहीं हो जाए। कौन कौन सी 5 चीजें, जैसे कि आपका नेचुरल सिलेक्शन अगर उसके अंदर नहीं होता है तो ये जीन अपनी साम्यावस्था में रहेंगे। अगर उसके अंदर रैंडम मेटिंग नहीं होती है, अगर उसके अंदर जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होता है, अगर उसके अंदर जेनेटिक फ्लो नहीं होता है, तो अगर ये चीजें नहीं होती है तो आपके क्या होगा, ये जो जीन है वो अपनी साम्यावस्था बनाए रखेंगे। जैसे ही इनमें से कोई भी एक चीज हुई तो ये अपनी साम्यावस्था से क्या हो जाएंगे, गड़बड़ा जाएंगे। इसे ही अपन क्या कहते हैं, हार्डी-विनबर्ग लॉ कहते हैं। आई कैन, यही बात समझ में। अब देखिए इसके लिए जो है एक क्या दिया जाता है, एक इक्वेशन है, जैसे कि P प्लस क्यू का होल स्क्वायर किया जाता है। तो आपको पता है A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, A प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि क्यू स्क्वायर आ जाएगा, और आपका क्या होता है 2AB यानी कि 2PQ आ जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर P स्क्वायर का मतलब क्या है, आपका होमोजाइगस डोमिनेंट है। क्यू स्क्वायर का मतलब क्या है, होमोजाइगस यानी कि समयुग्मजी अप्रभावी है। और 2PQ का मतलब क्या हुआ, आपका हेटेरोजाइगस है, यानी कि विषम युग्मजी। अपन लिखते हैं ना कि जैसे मान लीजिए अगर मैंने ये लिखा है तो ये क्या है आपका समयुग्मजी, क्या है समयुग्मजी प्रभावी है। और अगर मैंने ये लिखा है स्मॉल ए तो ये क्या है आपका समयुग्मजी अप्रभावी है। ठीक है, ये क्या है आपका समयुग्मजी अप्रभावी है। और अगर मैंने यहाँ पर लिखा कैपिटल ए स्मॉल ए तो इसका मतलब क्या है, ये आपका विषम युग्मजी हुआ। कैसा हुआ, विषम युग्मजी प्रभावी हुआ, यानी कि हेटेरोजाइगस डोमिनेंट हुआ। ठीक है, तो इस जो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल है उसमें इस इक्वेशन को हम यहाँ पर लिखते हैं। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि आपने फ्रीक्वेंसी निकाल ली, प्रभावी अलील की फ्रीक्वेंसी निकाल ली, कितनी आई थी अपनी 0.6, और आपने अप्रभावी जो अलील था उसकी फ्रीक्वेंसी निकाली तो वो कितनी आई 0.4 आई, यानी कि P का मान मेरे पास कितना है 0.6 और Q का मान मेरे पास कितना है 0.4। अब इसको जो है इस इक्वेशन के अंदर रख दो तो आपके जो है ए यानी कि कैपिटल ए समयुग्मजी प्रभावी का मान भी आ सकता है, विषम युग्मजी आपके प्रभावी का मान और समयुग्मजी अप्रभावी का मान भी आ जाएगा। ऐसे न्यूमेरिकल के क्वेश्चन आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, आई कैन, यही बात समझ में। तो ये क्या है आपका हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल है जो कि कहता है कि अगर एक पॉपुलेशन के अंदर ये जो जीन है वो अपनी साम्यावस्था बनाए हुए हैं, अगर एक पॉपुलेशन के अंदर जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होता है, जेनेटिक फ्लो नहीं होता है, या फिर आपके जो है एक पॉपुलेशन के अंदर नेचुरल सिलेक्शन नहीं होता है, अगर रैंडम मेटिंग नहीं होती है, ये चीजें नहीं होती हैं, तो जीन अपनी साम्यावस्था बनाए रखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर तो आपके हार्डी-विनबर्ग की साम्यावस्था को प्रभावित करने वाले 5 कारक कौन कौन से हैं, जीन पलायन यानी कि जीन फ्लो, आनुवंशिक विचलन जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और नेचुरल सिलेक्शन। अगर ये चीजें नहीं होगी तो आपके जीन क्या होंगे, साम्यावस्था बनाए रखेंगे, साथ के साथ आपके जो अलील है वो अपने क्या रहेंगे, स्टेबल रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे आपके नेक्स्ट जनरेशन के अंदर भी। और इनकी जो अलील्स की फ्रीक्वेंसी है उनका सम कितना रहेगा 1 रहेगा, यानी कि P प्लस Q इज इक्वल टू 1।
आई बात समझ में? तो ये क्या था अपना हार्डी-विनबर्ग लॉ। इसका जो न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। आगे देखिए, P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, P प्लस क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ। A प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। तो वही यहाँ पर लगा दिया है। आपका जब न्यूमेरिकल का क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप उसमें क्या करोगे, पहले दोनों की क्या निकालोगे, फ्रीक्वेंसी निकालोगे। फ्रीक्वेंसी निकाल के इस इक्वेशन के अंदर आप इसका मान रख दोगे। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए आगे देखिए, अब यहाँ पर अपन बात करने वाले हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल की। किसके अंदर? पादपों के अंदर जियोलॉजिकल टाइम स्केल देखते हैं। देखो भाई, यहाँ पर आपके 3 एरा दिए हुए हैं। कौन कौन से? पैलियोजोइक, पैलियोजोइक एरा, मेसोजोइक एरा और आपका सीनोजोइक एरा। जो आपका सीनोजोइक एरा है वो सबसे रीसेंट एरा है। इससे इन 3 से पहले आपके 3 एरा और है। कौन कौन से? एजोइक एरा, आर्कियोजोइक एरा और आपके प्रोटेरोजोइक एरा। इसके बाद आपका कौन सा एरा आता है? पैलियोजोइक एरा, मेसोजोइक और आपका सीनोजोइक, जो कि आपका क्या है? सबसे रीसेंट है। अब देखिए, जो आपके ये 3 एरा थे, एजोइक एरा, आर्कियोजोइक एरा और प्रोटेरोजोइक एरा, इन तीनों एरा के अंदर कोई खास लाइफ थी नहीं। आपको पता है कि 3 बिलियन वर्ष पूर्व जो है आपके ए सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म आए, फिर आपके 2 बिलियन वर्ष पूर्व जो है आपके सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति हुई। तो उनमें कोई खास लाइफ अपने को 3 एरा के अंदर दिखी नहीं। इन 3 के अंदर ये जो लाइफ है वो दिखनी स्टार्ट हुई। अब देखिए, यहाँ पर आपको पता है कि पादपों के अंदर किस किस तरीके से विकास हुआ है। तो सबसे पहले पादपों में अपने कौन आए? थैलोफाइटा थे। ठीक है, थैलोफाइटा थे। थैलोफाइटा से अपने कौन आए? ब्रायोफाइटा आए। अब ब्रायोफाइटा से अपने कौन आए? टेरिडोफाइटा आए। इसी तरीके से इनका इवोल्यूशन हुआ ना। टेरिडोफाइटा से अपने कौन इवोल्यूट हुए? तो आपके टेरिडोफाइटा के बाद आए जिम्नोस्पर्म और आपके जिम्नोस्पर्म के बाद कौन आए? एंजियोस्पर्म, जो कि आपके क्या है अभी इस टाइम पे सबसे रीसेंट फ्लावरिंग प्लांट है। यानी कि आपके जो अभी है जिनका विकास हो चुका है सबसे ज्यादा, वो आपके कौन है? एंजियोस्पर्म, जिन्हें अपन क्या कहते हैं? आवृतबीजी पादप कहा जाता है। अब ये जो आपके एंजियोस्पर्म होते हैं वो कैसे हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स है, तभी तो अपने फ्लावरिंग प्लांट के अंदर पॉलिनेशन हो रहा है, परागण हो रहा है। अब देखिए, इनका विकास हुआ कैसे, कैसे ये जो है आपके विकसित हुए। तो देखिए, आपके जो सबसे रीसेंट है जिन्हें अपन क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट। अब ये जो है ये कैसे विकसित हुए? तो आपके साइलोफाइटॉन से जो है आपके कौन विकसित हुए? प्रोजिम्नोस्पर्म, बीजी परागण, और फिर इससे आपके विकसित हुए कौन? एंजियोस्पर्म। अब देखिए, इस एंजियोस्पर्म के अंदर आपके एक बीजपत्री भी आएंगे और द्विबीजपत्री भी आते हैं, मोनोकॉट और डायकॉट। मोनोकॉट और डायकॉट क्या है? आपके एक बीजपत्री है जिनके अंदर केवल एक बीजपत्र होगा। द्विबीजपत्री जिनके अंदर आपके 2 बीजपत्र होंगे। एक बीजपत्री का जैसे अगर हम एग्जांपल ले, जैसे घास के कुल वंश के पादप, तो ये जो घास वंश के पादप हैं ये आपके किस में आएंगे? एक बीजपत्री के अंदर आएंगे। जिसके अंदर 2 बीजपत्र होंगे वो आपके क्या होंगे? द्विबीजपत्री। तो ये आपके किसके अंदर आते हैं? एंजियोस्पर्म के अंदर आते हैं, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट के अंदर आते हैं। ठीक है, इनका विकास किससे हुआ? साइलोफाइटॉन से प्रोजिम्नोस्पर्म बने, फिर आपके बीजी परागण बने और इन्होंने ही आपके क्या बनाए? एंजियोस्पर्म बनाए। आपके एग्जाम के अंदर कभी भी ऐसा फ्लो चार्ट देंगे नहीं बनाने के लिए कि आप बनाइए। आपको केवल इनके एरा के बारे में पता होना चाहिए कि 6 एरा कौन कौन से? एजोइक, आर्कियोजोइक, प्रोटेरोजोइक, उसके बाद पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सीनोजोइक। सीनोजोइक एरा वो सबसे रीसेंट एरा है। आपके पादप कैसे विकसित हुए? थैलोफाइटा से ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा से टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा से जिम्नोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के बाद आपके आए एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो ये क्या हुए आपके? इस तरीके से साइलोफाइटॉन से आपके एंजियोस्पर्म यहाँ पर विकसित हुए। ठीक है, आई कैन यही बात समझ में? तो ये तो हुआ आपके किसके? पुष्पी पादप जो है वो किस तरीके से विकसित हुए, पादपों के अंदर विकास कैसे हुआ, इसकी बात। अब देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं कशेरुकियों के विकास की, यानी कि कॉर्डेट्स का विकास कैसे हुआ।
जैसे कि आपको पता है प्लांट्स के अंदर सबसे विकसित कौन है, आपके एंजियोस्पर्म यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स, जिनके अंदर अपने एक बीजपत्री आए और द्विबीजपत्री आए। अगर बात करते हैं जीवों की यानी कि एनिमल्स की, तो जो सबसे विकसित हैं वो कौन है, हम यानी कि मैमल्स। स्तनधारी जो है वो आपके क्या है, सबसे विकसित प्राणी है। अब इनका विकास कैसे हुआ, तो ये हमें पता है कि हमारा जो विकास है वो किससे हुआ, साइनेप्सिड से हुआ। अब इन साइनेप्सिड से आपके क्या बने, थेकोडोंट, और थेकोडोंट से थैप्सिड, और थैप्सिड से ही हम यानी कि स्तनधारी बने, मैमल्स बने। अब आपके बात आती है कि आपके जो रेप्टाइल्स है, जैसे आपके छिपकली हो गई, जैसे आपके मगरमच्छ हो गए, जैसे आपके टॉर्टॉइस हो गया, इनका विकास कैसे हुआ। तो देखो आरंभिक सरीसृपों से ही आपके क्या बने, सौरोप्सिड बने, और इन्हीं सौरोप्सिड से आपके कौन बने, छिपकलियां बनी। इन्हीं सौरोप्सिड से आपके जो है कौन, टॉर्टॉइस बने। इन्हीं सौरोप्सिड से जो है आपके यहाँ पर टुआटारस बने, और आपके जो सांप है स्नेक बने। किनसे, सौरोप्सिड से ही इनका विकास हुआ है। अब देखिए इन्हीं सौरोप्सिड से आपके कौन बने, पैलिकोसौर बने, और पैलिकोसौर से ही आपके डायनासोर विकसित हुए, और इन्हीं डायनासोर से आपके क्या बनी, बर्ड्स बने। अब हमें नहीं पता कि ये जो बर्ड्स है वो इन डायनासोर से बने ही है, क्या ये डायनासोर विलुप्त हो गए हैं, या इन्हीं का रूपांतरित रूप अपनी बर्ड्स है। अभी तक ये चीज जो है वो डिस्कवर नहीं हुई है कि डायनासोर थे जो मर गए हैं या फिर बचे हुए हैं अभी भी, या फिर इन्हीं डायनासोर से ये जो बर्ड्स हैं वो बनी हैं। तो इस आपको के अंदर केवल इतना समझना है कि आपके मैमल्स कैसे आए, तो मैमल्स का विकास कैसे हुआ, साइनेप्सिड से आपके जो मैमल्स है वो विकसित हुए, सौरोप्सिड से आपके जो रेप्टाइल्स है वो विकसित हुए, और इन्हीं सौरोप्सिड से आपके डायनासोर विकसित हुए, और डायनासोर का ही रूपांतरित रूप कौन है, आपके बर्ड्स है यानी कि पक्षी है। तो ये बात हुई अपनी किसकी, जियोलॉजिकल टाइम स्केल की, किसके, पादपों के और जंतुओं के यानी कि जीवों के। ठीक है, ये जो है अपने यहाँ पर एरा लिखे हुए हैं, और ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिस्टेशियस, ये सारे आपके क्या है, एरा है। आपको एरा कैसे याद रखने हैं भाई, आपको एजोइक एरा याद रखना है, उसके बाद आपको दूसरा एरा कौन सा, आर्कियोजोइक, फिर आपको प्रोटेरोजोइक, फिर आपको पैलियोजोइक, फिर आपको मीजोजोइक, और फिर आपका सीनोजोइक एरा याद रखना है। ठीक है, आई कैन यही बात समझ में। तो देखो आज की इस क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले बात की हमने हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल की, जो कि क्या कहता है कि जीन जो है एक पॉपुलेशन के अंदर अपनी साम्यावस्था बनाए हुए हैं, यानी कि इनकी जो आनुवंशिक साम्यावस्था है वो बनी हुई है। अगर एक पॉपुलेशन के अंदर जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होता है, अगर एक पॉपुलेशन के अंदर रैंडम मेटिंग नहीं हो रही है, आपके नेचुरल सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जीन फ्लो नहीं हो रहा है, और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है, तो उस पॉपुलेशन के जो जीन है वो अपनी साम्यावस्था में बने रहेंगे। और ये जीन जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहे हैं तो ये क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, स्टेबल रहते हैं। ठीक है, यानी कि जितने आपके जो फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन एक के अंदर थी उसी की अगर दूसरी जनरेशन आती है तो वही फ्रीक्वेंसी उस जनरेशन के अंदर रहेगी। ये कहता है आपका हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। और क्या कहता है कि आपके जो जीन है उसके जो अलील है, प्रभावी और अप्रभावी अलील, उनका जो सम है टोटल है वो कितना होता है, 1, यानी कि P प्लस Q इज इक्वल टू 1। दूसरी इक्वेशन क्या है, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ। तो ये क्या था, आपका हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल था। इसके साथ हमने क्या देखा, पादपों के अंदर कैसे जो पादप है अपने एंजियोस्पर्म वो विकसित हुए, और जीवों के अंदर मैमल्स विकसित हुए। आपको एरा कौन कौन से याद रखने हैं, एजोइक एरा, एजोइक के बाद आपका आर्कियोजोइक एरा, प्रोटेरोजोइक एरा, पैलियोजोइक एरा, फिर मीजोजोइक एरा, और फिर आपका सीनोजोइक एरा जो कि सबसे रिसेंट एरा है, जिसके अंदर आपके कौन से प्लांट्स है, एंजियोस्पर्म। प्लांट्स कैसे विकसित हुए हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, और फिर आपके एंजियोस्पर्म, जो कि आपके फ्लावरिंग प्लांट है जिसके अंदर आपके एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पादप आते हैं।
इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, जीवों की। तो जीवों का यानी कि कशेरुकियों का विकास कैसे हुआ। सबसे विकसित जो है वो आपके कौन है, मैमल्स यानी कि स्तनधारी। ये जो मैमल है वो आपके किससे विकसित हुए हैं, सिनाप्सिड से, साइनेप्सिड से विकसित हुए हैं। और आपके सोरोप्सिड से कौन विकसित हुए हैं, जो आपके रेप्टाइल्स है और आपकी बर्ड्स है वो विकसित हुई है। ठीक है, तो ये पढ़ चुके हैं अपन आज की क्लास में। अगली क्लास के अंदर हम ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।